दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एकदम लेटेस्ट 2026 में रिलीज हुई बेहतरीन सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भरी सीरीज को लेकर। इस सीरीज की कहानी सच में काफी शानदार है और ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। इस सीरीज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं जिनको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 आज रात तक या कल तक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आगे की कहानी आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एसीपी रीता फेरेरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में रेड मारने आए होते हैं। उनके पास खबर थी कि वहां काम करने वाली महिलाओं की छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। रीता और उसकी टीम उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन इस गैंग का मेन लीडर अभी भी गायब था। इसी बीच एक माँ अपनी बच्ची को छुपा रही होती है, तो ये आदमी जबरन उसे छीनने लगता है। वहीं रीता जब बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो आदमी बच्ची को छीन रहा है, और ये देखकर रीता उस पर गन तानती है, तो वो बच्ची और माँ को नीचे फेंकने की धमकी देता है। मजबूरी में रीता अपनी गन नीचे रख देती है। तभी अचानक वो लेडी इस आदमी का हाथ काट लेती है और धक्का लगने से खुद रेलिंग से नीचे गिर जाती है। मौके का फायदा उठाकर रीता फौरन उस आदमी के पैर पर गोली मारती है और बच्ची को बचाकर उस अपराधी को खत्म कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रीता को देखते हैं, जो पिछले 8 महीनों से एक टीचर बनकर रह रही थी। सब उसे टीचर ही समझते थे, लेकिन उसका असली मकसद इस गैंग को पकड़ना था। इसके बाद हमें रीता के बॉयफ्रेंड आदित्य को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। ये दोनों 2 साल से साथ रहते हैं, लेकिन अभी इनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। रीता ने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है, पर आदित्य उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रीता ने जो रेड मारी थी, उसकी वजह से पूरे शहर में उसकी तारीफ हो रही होती है। लोग कह रहे हैं कि रीता ने अपनी बुद्धि से इतने बड़े गिरोह को पकड़ लिया। वहीं शहर के डीसीपी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए सबको लग रहा है कि रीता ही अगली डीसीपी बनेगी। लेकिन एसीपी विक्रम भी इस पद की रेस में है। वो नहीं चाहता कि रीता को ये प्रमोशन मिले। विक्रम इस बारे में अपने जूनियर ऑफिसर जतिन से बात करता है। वहीं रीता के बारे में एक और बात यह है कि उसे नशीले पदार्थ की बुरी लत है। जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है तो वो इसका इस्तेमाल करती है। आज जब उसका स्टॉक खत्म हो गया था तो वो अपने एक सोर्स को फोन करती है, जिसे वो डॉक्टर बोलती है, और उसे समंदर किनारे पर मिलने के लिए बुलाती है। उसी समय एक रिहैब सेंटर से साजिद नाम का एक लड़का सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर चुपके से बाहर निकल आता है। उधर रीता उसी सप्लायर के बताए अनुसार बीच पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ मनोहर नाम का एक बुजुर्ग आदमी आता है। मनोहर अक्सर बीच पर रहने वाले कुत्तों के लिए खाना लेकर आता है। आज भी वो वही कर रहा था। वैसे तो उस वक्त बीच पर कोई नहीं होता, पर रीता को देखकर वो उससे बातें करने लगता है। मनोहर कुत्तों के लिए उबला हुआ चिकन लेकर आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने ध्यान दिया कि कोई कुत्तों को कच्चा मांस खिला रहा है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही बुरा है। मनोहर को लगा कि शायद रीता ही वो इंसान है, लेकिन रीता साफ मना कर देती है। बात करते करते मनोहर उसे पहचान लेता है कि ये तो एसीपी रीता फेरेरा है। रीता पहले तो मना करती है, पर मनोहर लगातार उसके पीछे पीछे बोलता रहता है। रीता पहले से ही परेशान थी और अपने सप्लायर का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसे मनोहर की बकबक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका मन कर रहा था कि वो सारा चिकन मनोहर के मुंह में ठूस दे ताकि वो चुप हो जाए, पर वो ऐसा नहीं करती और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो डीलर आता है, जिसे रीता डॉक्टर बोलती है। वहीं डॉक्टर उसका नंबर अपने पेशेंट के नाम से सेव करके रखता है। रीता ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। नशा लेकर रीता वहाँ से निकलती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब रीता ऑफिस के लिए निकलती है तो उसे कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि बीच पर किसी का खून हो गया है। रीता तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मनोहर है, जिसने पिछली रात उससे बात की थी। अब इस इलाके के थाना इंचार्ज का नाम कामत होता है। कल रात कामत के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए वो सुबह मौके पर नहीं पहुँच पाया। वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने सबूतों को सुरक्षित रखने की बजाय लाश के पास बोतलें रख दी थी, जो बहुत ही गलत तरीका था। रीता जब लाश के पास जाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। मनोहर की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके मुंह में ढेर सारा कच्चा मांस ठूस दिया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कल रात गुस्से में रीता ने सोचा था। रीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये काम किसने किया। इधर सुबह होते ही एसीपी विक्रम कमिश्नर को फोन करता है। विक्रम किसी भी तरह से डीसीपी बनना चाहता है, लेकिन कमिश्नर उसे बताता है कि ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रेशर है, इसीलिए रीता का पलड़ा भारी है। लेकिन कमिश्नर विक्रम को दिलासा देता है कि अगर रीता से कोई बड़ी गलती हो जाए या उसके खिलाफ कोई खराब रिपोर्ट आए, तब शायद विक्रम को मौका मिल सकता है।
अब विक्रम बस रीता की एक गलती का इंतजार करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गीता रिहैब सेंटर पहुंचते हैं, जिसके डायरेक्टर का नाम प्रभात राउत है। प्रभात देखते हैं कि साजिद अभी तक सो रहा है। जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें साजिद के हाथ देखकर समझ में आता है कि उसने कल रात नशा लिया है। उन्हें उसके तकिए के नीचे एक फोन भी मिलता है, जो कि वहाँ ले जाना मना है। अब साजिद जब जागता है तो प्रभात उससे सवाल पूछने लगता है। साजिद हार कर कहता है कि वो ये सब और नहीं कर सकता, उसे बस यहाँ से जाना है। लेकिन प्रभात उसे समझाता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद प्रभात अपने डेस्क पर जाकर साजिद का फोन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लॉक होने की वजह से खुल नहीं पाता। उधर रीता अपनी असिस्टेंट एएसआई इंदू के साथ फॉरेंसिक लैब में जाती है। वहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट रीता से पूछता है कि क्या वो मरने वाले मनोहर को पहले से जानती थी। रीता पहली रात वाली मुलाकात की बात छुपा लेती है और कह देती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती। वहीं हम देखते हैं कि रेड लाइट एरिया में बचाई गई बच्चियों को एक सेफ हाउस में रखा जाता है। सुबह वहाँ एक अनजान लड़की आती है और उन बच्चियों को डरा देती है। वो उनसे कहती है कि उनकी मम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बच्ची से कहती है कि उसकी माँ मर चुकी है। इस वजह से बच्चियां रोने लगती हैं और खाना पीना छोड़ देती हैं। रीता के सख्त आदेश थे कि बाहर से आकर कोई भी बच्चों से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो लड़की अंदर कैसे आई, स्टाफ को पता नहीं चलता। रीता वहां पहुंचकर बच्चियों को समझाने की कोशिश करती है। बच्चियां अपनी माँ से मिलने की जिद करती हैं। रीता उन्हें वादा करती है कि अगर वो खाना खाएंगी तो वो उनकी मुलाकात उनकी मम्मी से करवा देंगी। इसके बाद कमिश्नर रीता की काबिलियत और मीडिया के दबाव को देखते हुए उसे नया डीसीपी बना देते हैं। यहाँ रीता के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि रीता की माँ इजाबेल एक पुलिस कांस्टेबल थी। उसके पिता एक सिंगर थे। इजाबेल ने उनसे लव मैरिज की थी, लेकिन बाद में उसके पिता रीता और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। जाते जाते पिता उन पर बहुत सारा कर्जा छोड़ गए थे। इजाबेल चाहती थी कि रीता पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन रीता अपने पिता की तरह सिंगर बनना चाहती थी। रीता की माँ को उसके पिता से नफरत थी, इसलिए जब भी रीता अपने पिता को याद करती तो उसकी माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव और टॉर्चर करती थी। रीता आज भी अपने बचपन के उन जख्मों को भूल नहीं पाई है। और वहीं रीता की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। प्रेजेंट में रीता के प्रमोशन के बाद इंदू अब रीता के बहुत ही करीब रहने लगती है। हालांकि इंदू रीता से पोस्ट में छोटी है, लेकिन वो रीता को अपनी बेटी की तरह मानती है और वहीं रीता भी उसका बहुत सम्मान करती है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। कमिश्नर वहां कई महिला पुलिस ऑफिसरों की तारीफ करते हैं और रीता के डीसीपी बनने की खबर देते हैं। तभी अनीता नाम की एक रिपोर्टर रीता से टेढ़े सवाल पूछना शुरू कर देती है। यहाँ पूरा शहर रीता को हीरो मान रहा था। वहीं रिपोर्टर उस बच्ची की माँ की मौत पर सवाल उठाती है। रीता बड़ी समझदारी से जवाब देती है कि उस घटना में वो हीरो नहीं बल्कि वो माँ हीरो थी, जिसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए जान दे दी। वहीं विक्रम अभी भी इस ताक में था कि कब रीता कोई गलती करे और वो उसकी जगह ले ले, लेकिन रीता हमेशा विक्रम से एक कदम आगे ही रहती है। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कल रात रीता जिस डॉक्टर डीलर से मिली थी, उसका एक सीसीटीवी फुटेज लोकल एसआई कामत के हाथ लग जाता है। कामत तुरंत उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेता है और उससे पूछता है कि उसके साथ वो हुडी वाला इंसान कौन था। डॉक्टर जानता है कि वो रीता थी, इसीलिए वो चुप रहता है। जब इंदू को डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर लगती है तो वो तुरंत रीता को बताती है। रीता और इंदू फौरन उस थाने की ओर निकल जाते हैं। वहीं हम साजिद को देखते हैं, वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अपनी उस टी शर्ट पर पड़ती है जो उसने कल रात पहनी थी। उस पर खून के दाग लगे थे। साजिद घबराकर उन दागों को मिटाने की कोशिश करता है और आखिर में टी शर्ट धो देता है। उधर रिहैब सेंटर में प्रभात एक मैकेनिक की मदद से साजिद का वो फोन ठीक करवा लेता है। फोन चालू करने पर पता चलता है कि उससे सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल किया गया था और वो नंबर अनंत नाम से सेव था। प्रभात सच्चाई जानने के लिए उस नंबर पर फोन करते हैं तो आगे से एक लड़की की आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रिपोर्टर अनीता की थी। अनीता की आवाज सुनकर प्रभात शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता के तीखे सवालों की वजह से कमिश्नर की नजर उस पर पड़ती है। कमिश्नर अपने जूनियर ऑफिसर जतिन को अनीता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हैं। उसी वक्त कमिश्नर जब अनीता का नाम पुकारते हैं तो फोन पर प्रभात उसका नाम सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि फोन पर वही है। प्रभात वापस जाकर साजिद से कढ़ाई से पूछताछ करते हैं और उसी पूछताछ में वो अनंत का नाम लेते हैं। नाम सुनते ही साजिद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद बीती रात का सच दिखाया जाता है। साजिद और अनीता रात के अंधेरे में बीच पर खड़ी एक पुरानी नाव में बैठकर नशा कर रहे होते हैं। अनीता ही वो लड़की थी जो कुत्तों को कच्चा मांस खिलाती थी।
उस रात मनोहर ने उन दोनों को देख लिया था। अपनी पोल खुलने के डर से उन्होंने मनोहर को मारने का प्लान बनाया। साजिद ने मनोहर को पकड़ लिया और अनीता ने उसकी गर्दन काट दी। मनोहर चिल्ला ना सके इसलिए उन्होंने उसके मुंह में कच्चा मांस ठूस दिया। यही नहीं, उन्होंने मनोहर के पर्स से कुछ पैसे चुराए और उन्हीं पैसों से नशा खरीदकर नशा किया। प्रभात अब समझ चुके थे कि अनंत कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसकी आवाज उन्होंने फोन पर सुनी थी। प्रभात ने साजिद को समझाने की कोशिश की कि अगर वो उस लड़की अनीता को पसंद करता है तो वो उसे सच बता दे, लेकिन साजिद ने मुंह नहीं खोला और उल्टा प्रभात पर चिल्लाने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद प्रभात ने उसे फिर से शांत कर दिया। उधर ड्रग डीलर डॉक्टर के पकड़े जाने से रीता घबराई हुई थी। खुद को बचाने के लिए वो थाने पहुंचती है और एसआई कामत के सामने खुद उस डीलर से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर समझदारी दिखाता है और कहता है कि उस रात मैं नशे में था, मुझे याद नहीं कि मेरे साथ कौन था। अपनी गर्दन बचाने के लिए रीता ने बड़ी चालाकी से वो केस कामत के थाने से छीनकर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया ताकि उसका नाम कभी सामने न आए। वहीं कामत और विक्रम अच्छे दोस्त होते हैं। कामत को ये बात बुरी लगती है कि रीता ने उससे ये केस छीन लिया, इसलिए वो विक्रम को सब बता देता है। विक्रम को भी शक हो जाता है कि आखिर रीता इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। उसने कामत से कहा कि इस केस की एक कॉपी लेकर उससे मिले, वो खुद इसकी जांच करेगा। इसके बाद रीता कमिश्नर से मिलती है तो उसे महसूस हुआ कि कमिश्नर उसे डीसीपी तो बना चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि रीता खुद बड़े केस सुलझाए। कमिश्नर चाहते हैं कि उनके खास लोग जैसे विक्रम ये सब कुछ संभाले। तभी रीता के पास उसके बॉयफ्रेंड आदित्य का फोन आता है। वो रीता को प्रमोशन की खुशी में डिनर पर बुलाता है और बोलता है कि उसकी माँ उसे बधाई देना चाहती है। रीता रात 8:30 बजे पहुंचने का वादा करती है। इधर आदित्य ने रीता को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी भी खरीद ली थी। दूसरी तरफ रिपोर्टर अनीता के घर का हाल दिखाया जाता है। उसके चाचा बहुत ही बीमार हैं और उन्हें लकवा मार गया है। अनीता ही उनका ख्याल रखती है। यहाँ रीता को मरने वाले मनोहर के मोबाइल में कुछ तस्वीरें और एक लिंक मिलता है जो इस केस को एक नया मोड़ दे सकता है। वहीं रीता तुरंत अनीता को पूछताछ के लिए बुलाती है। अनीता बताती है कि वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में काम करती है। जब वो बार बार पूछती है कि उसे क्यों बुलाया गया है, तब रीता उसे एक फोटो दिखाती है। उस फोटो में अनीता मरने वाले मनोहर के ठीक पीछे खड़ी दिख रही है। पकड़े जाने पर अनीता मान लेती है कि वो मनोहर को जानती थी। उसने कहा कि मनोहर कुत्तों से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उसने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। रीता ने जब पूछा कि कत्ल किसने किया होगा तो अनीता ने चालाकी से जवाब दिया, मैडम ये पता लगाना तो आपका काम है। यहाँ रीता उन बच्चियों से मिलने और उन्हें डराने के लिए भी डांटती है, पर अनीता कहती है कि सवाल पूछना उसका हक है। रीता के ऑफिस से निकलते वक्त अनीता देखती है कि एसआई इंदु साल 2018 के एक पुराने मर्डर केस की फाइल ढूंढ रही है। इत्तेफाक से अनीता भी कल रात वही फाइलें पढ़ रही थी। दूसरी तरफ एसआई कामत उस ड्रग डीलर वाले केस की फाइलें विक्रम को दे देता है। फोटो देखते ही विक्रम समझ जाता है कि ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि पहले भी इस तरह का खून हो चुका है। उधर इंदु भी रीता को बताती है कि 2018 में रवि देसाई और दिनेश प्रधान नाम के 2 लोगों का कत्ल भी इसी पैटर्न से हुआ था। उस वक्त पुलिस को लगा था कि ये कोई कटर गैंग का काम है और उन्होंने शक्ति सुरभ नाम के एक आदमी को जेल भी भेज दिया था, जो अभी भी जेल में है। जांच में एक और अजीब बात सामने आती है। मनोहर बहुत ही नेक इंसान थे और अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा कुत्तों की सेवा में लगाते थे। 2018 में मरा दिनेश प्रधान आटे की चक्की का मालिक था और गरीबों में मुफ्त का आटा देता था। वहीं रवि देसाई एक टीचर था जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। इसका मतलब यह है कि अब तक इस तरीके से जितने भी लोगों का कत्ल हुआ है वो सब बहुत ही अच्छे लोग थे। कातिल चुन चुनकर नेक लोगों को अपना निशाना बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर 2018 में शक्ति सुरभ की गिरफ्तारी के बाद कटर गैंग खत्म हो गया था तो अब दोबारा वैसे ही खून कौन कर रहा है। यहाँ रीता केस की गुत्थी को सुलझाने में इतनी खो गई थी कि वो आदित्य के साथ डिनर पर जाने की बात भूल गई। उधर रिहैब सेंटर में अनीता चोरी छुपे साजिद से मिलने आती है। साजिद उसे वापस जाने को बोलता है क्योंकि उसे डर लग रहा था और तभी प्रभात वहां पर आते हैं और दोनों को साथ में देख लेते हैं। अपना शक दूर करने के लिए प्रभात उसी अनंत वाले नंबर पर फोन लगाते हैं और अनीता का फोन बज उठता है। प्रभात को सारा सच समझ में आ जाता है। इसके बाद कहानी 2015 में जाती है। अनीता और साजिद एक लड़कों के अनाथालय मतलब बॉयज ऑर्फनेज में रहते थे। वहाँ का सुपरिटेंडेंट फर्नांडिस बहुत ही बुरा आदमी था। वो अनीता मतलब अनंत को लड़की के कपड़े और विग पहनाकर अपने पास बुलाता था और उसे मोलेस्ट करता था। अब साजिद को जब ये बात पता चली तो दोनों ने मिलकर फर्नांडिस को मार डाला। ये उनका पहला कत्ल था। उस रात वो भागकर पुरानी नाव में छुप गए।
कुछ दिनों के बाद साजिद ने अनीता को बिना बताए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया ताकि अनीता बच सके। अनीता के चाचा और दादी उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अनीता लड़की होकर लड़कों के अनाथालय में क्यों थी? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां अपनी पोल खुलने के डर से ये दोनों प्रभात का भी कत्ल कर देते हैं और भागकर फिर से उसी नाव में छुप जाते हैं। यहाँ साजिद को बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि प्रभात ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे रिहैब सेंटर लाए थे। उसे लग रहा था कि उसने अपने रक्षक को ही मार दिया, लेकिन अनीता उसे बार बार समझाती है कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। साजिद को नशे की तलब लग रही थी और वो गुस्से में अपना फोन पत्थर के बीच फेंक देता है। अनीता उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं मिलता। दूसरी तरफ रीता डिनर पर नहीं पहुंच पाती, जिससे दुखी होकर आदित्य बहुत शराब पी लेता है और नशे में गाड़ी चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रीता मौके पर पहुंचती है और उसे अपनी गाड़ी में ले जाती है। यहाँ पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। 2 साल पहले भी आदित्य ने इसी तरह रीता की कार को टक्कर मारी थी। आदित्य एक डॉक्टर था, इसलिए उसने रीता की आंखों और हाथों की गंध से पहचान लिया था कि उसने गांजा पिया है। वहीं से उसकी जान पहचान और प्यार शुरू हुआ था। प्रेजेंट में रीता और अनीता दोनों ही अपने अपने साथियों को, मतलब आदित्य और साजिद को, घर ले जाकर सुला देती हैं। अगली सुबह खबर फैलती है कि प्रभात राउत का कत्ल हो गया है। अब साजिद की आंखें अनीता के घर खुलती हैं, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो अनीता की दादी को देखकर डर जाता है, क्योंकि इस घर से उसका कोई पुराना भयानक नाता था। उधर रीता मर्डर वाली जगह पहुंचती है। वो आदित्य की हरकत की वजह से पहले ही गुस्से में थी, इसलिए पुलिस वालों की लापरवाही को देखकर वो उन पर बुरी तरह से चिल्लाती है। इस बार कातिल ने एक नया तरीका अपनाया था। मनोहर के मुंह में चिकन था तो प्रभात के मुंह में एक मोबाइल ठूस दिया था। रिहैब सेंटर के लोग पुलिस को साजिद के बारे में बताते हैं कि वो नशेड़ी था और प्रभात ने ही उसे यहाँ रखा था। जांच के दौरान प्रभात की डायरी से पुलिस को एक अनंत वाला नंबर मिलता है, जिसे प्रभात ने नोट करके रखा था। लेकिन रिहैब सेंटर में कोई नहीं जानता कि ये अनंत आखिर है कौन। वहीं पुलिस को मर्डर वाली जगह से लंबे बाल का एक नमूना और 2 लोगों के उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पुलिस को शक था कि ये बाल और निशान कातिलों के ही हैं। उधर दूसरी तरफ अनीता के घर पर साजिद नशे के लिए तड़प रहा होता है। अनीता उसे नशा देती है, जिससे उसे सुकून मिलता है। इसके बाद अनीता उसे अपने पैरालाइज्ड चाचा के पास लेकर जाती है और कहती है कि देखो, इसे मैंने अब तक इसीलिए जिंदा रखा है। असल में 2015 वाले मर्डर के बाद साजिद जुवेनाइल सेंटर चला गया था। 2017 में वहां से छूटने के बाद वो अनीता से मिलने उसके घर आया था। अनीता का चाचा उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर था। उसने जब साजिद को अनीता के साथ देखा और जाना कि वो नशेड़ी है, तो उसने साजिद को बहुत बेरहमी से पीटा। उस रात चाचा ने साजिद को बहुत ही टॉर्चर किया था और अनीता को भी अपनी जिंदगी का अभिशाप कहा था। अनीता ने अपने चाचा को आज तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि वो उसे तड़पता हुआ देख सके और अपना बदला ले सके। तो अब वो साजिद को दिखाना चाहती थी कि जिसने उसे मारा था आज उसकी ये हालत है। तभी अनीता के ऑफिस से उसे उसके बॉस का फोन आता है और उसे प्रभात की मर्डर की खबर कवर करने के लिए बोला जाता है। अनीता साजिद को घर छोड़कर खुद रिपोर्टिंग के लिए निकल जाती है। असल में पिछली रात जब प्रभात को पता चला था कि अनीता ही अनंत है, तभी उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा था, अगर तुम बाहर जाओ तो चाबी लेकर जाना। लेकिन अनीता को डर था कि प्रभात सब कुछ जान चुके हैं और साजिद का फोन भी उनके पास है, इसलिए अनीता ने साजिद को उकसाया और कहा कि उसे मारना ही होगा। अनीता के कहने पर साजिद ने प्रभात की नस काटकर उसका कत्ल कर दिया, यानी कि कत्ल साजिद ने किया था, अनीता ने नहीं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अनीता रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाती है। अब वहीं उसकी मुलाकात जतिन से होती है। जतिन अनीता को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए वो केस की अंदरूनी बात बता देता है। वो कहता है कि यहाँ के एक मरीज ने ही डॉक्टर का कत्ल किया था। जतिन ने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन अनीता के मुंह से गलती से साजिद का नाम निकल जाता है। इससे जतिन को थोड़ा सा शक होता है, पर अनीता बहुत ही चालाकी से बात को घुमा देती है। वो मजाक में कहती है कि हाँ, मैं अभी साजिद से मिलकर आ रही हूँ, वो तो मेरे घर पर ही है। यहाँ जतिन उसे कॉफी पीने के लिए बोलता है, पर अनीता मना करके चली जाती है। उधर मीडिया में शोर मच जाता है कि ये एक सीरियल किलिंग का केस है। कमिश्नर रीता और विक्रम को बुलाकर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का हुक्म देते हैं। विक्रम कहता है कि ये सब साजिद का काम है। वो पहले जुवेनाइल सेंटर में था, फिर कटर गैंग के लिए काम करने लगा था। लेकिन रीता सवाल उठाती है कि अगर साजिद ने ही खून किया है तो उसका मोटिव क्या है। विक्रम कहता है कि साजिद एक नशेड़ी है और उसके लिए 50 या 100 रुपए के लिए किसी की जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि मरने वाले सभी लोगों के वॉलेट से चोरी हुए हैं। इसलिए विक्रम को यकीन है कि उसने नशे के पैसों के लिए ही ये सब मर्डर्स किए हैं। लेकिन रीता को ये बात हजम नहीं होती। उसे लगता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है।
अब भले ही रीता यहाँ इस केस की इंचार्ज है, पर फिर भी कमिश्नर ने विक्रम को साजिद को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। कमिश्नर चाहते हैं कि विक्रम खुद को साबित करे। विक्रम ने जिस चंदू नायक का जिक्र किया था वो भी कटर गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब वो सिर्फ पैसों के लिए इधर उधर इंटरव्यू देता फिरता है। इधर रीता को गुस्सा आता है कि विक्रम को चंदू नायक के बारे में पता चल गया और उसकी टीम को कुछ भी नहीं पता। वो इंदु पर बुरी तरह से चिल्लाती है और हुक्म देती है, जल्दी से जल्दी चंदू नायक को ढूंढो। साथ ही वो मौके से मिले बालों और उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट भी जल्दी से मंगवाती है। दूसरी तरफ आदित्य पूरी तरह से समझ चुका था कि रीता उसके साथ रिश्ता खत्म करना चाहती है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने तो दोनों की सगाई की तैयारियां करके रखी हैं। इसलिए आदित्य अब चाहता है कि रीता उसके साथ चलकर उसकी माँ को सच बता दे, लेकिन रीता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी समस्या है, अपनी माँ को खुद संभालो। ये सुनकर आदित्य को अब यकीन हो जाता है कि उनका रिश्ता अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। उधर अनीता जब अपने घर वापस आती है तो देखती है कि साजिद वहाँ से भाग गया है। उधर रीता के कहने पर इंदु चंदू नायक से मिलने पहुँचती है। चंदू बताता है कि साजिद उनके साथ काम करता था, वो लेफ्ट हैंड से हमला करता था। प्रभात के हाथ की फोटो को देखकर चंदू पक्के से कह देता है कि ये 100% साजिद का ही काम है। वहीं पुलिस को अनंत वाले नंबर की डिटेल से पता चलता है कि ये नंबर फर्नांडिस के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जैसे ही उस फोन को चालू करती है तो पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। वहीं साजिद भागकर एक पुराने थिएटर में पहुंच जाता है, जहां वो दूसरे नशेड़ियों के साथ मिलकर नशे करने लगता है। इधर विक्रम ने भी अपने जासूस साजिद के पीछे लगाकर रखे थे, जो उसे पल पल की खबर दे रहे थे। यहाँ रीता और उसकी टीम फोन को ट्रेस करते हुए उसी पुरानी नाव तक पहुंच जाते हैं। तलाशी में उन्हें पता चलता है कि यहाँ साजिद नशा करता था। उधर नशे लेने के बाद साजिद को बार बार मरे हुए प्रभात का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अनीता के उकसाने पर ही प्रभात को मारा था। अब साजिद बदहवास होकर शहर में घूम रहा होता है और वहीं अनीता उसे ढूंढ रही होती है। इधर रात को इंदु आकर रीता को एक बहुत जरूरी बात बताती है कि चंदू ने बताया था कि साजिद लेफ्ट हैंड से हमला करता है, लेकिन जब पुलिस 2015 के फर्नांडिस मर्डर की फोटो देखती है तो पता चलता है कि फर्नांडिस के दाएं हाथ पर कट लगा था। इसका मतलब है कि फर्नांडिस का कत्ल साजिद ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। इशारा यह है कि यह कत्ल अनीता ने किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम साजिद को देखते हैं, जो रेलवे स्टेशन के एक ओवर ब्रिज पर खड़ा होता है। वहीं उसके सामने से एक ट्रेन आ रही थी। साजिद नशे की हालत में प्रभात की मौत को लेकर इतना दुखी था कि वो ट्रेन के सामने कूदकर जान देने वाला था। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जो पीछे से खींचकर साजिद की जान बचा लेता है। इस तरफ अनीता पागलों की तरह साजिद को ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते वो एक बस स्टैंड पर सो जाती है। वहीं नींद में उसे सपना आता है कि साजिद मर गया है और वो उसकी लाश के पास बैठकर रो रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो तुरंत जतिन को कॉल करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि साजिद जिंदा है और पुलिस की गिरफ्त में है। अब ये सुनते ही अनीता के होश फाख्ता हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस सीरीज के पहले पार्ट का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट आज या कल तक चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक तो कर ही दें। चलिए तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।